नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं टुडे करंट अफेयर्स और यह करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण अंक होगा जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होगा, जिसमें शामिल है यूपीपीएससी अपर प्री एग्जाम 2024, जिसका प्री एग्जाम जुलाई में संभावित है, जुलाई 2024 में संभावित है। इसके अलावा आरओ पीटी एग्जाम 2023 जिसकी पुनर्परीक्षा भी जुलाई या जुलाई के बाद होने की ज़्यादा संभावना है। तो इसमें देखते हैं करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसमें देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें एक फैसला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंतर धार्मिक जोड़े की सुरक्षा की मांग वाली याचिका खारिज की। इसमें क्या कहा गया इसको देखते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप पर भी लागू होगा धर्मांतरण निषेध कानून, यानी इसमें पूछा जा सकता है कि इस हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पर भी लागू होगा धर्मांतरण निषेध कानून, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है। आगे इसमें देखते हैं, इसमें यह है महाकाल मंदिर से रेलवे स्टेशन तक बनेगा रोपवे। यह मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण खबर है। तो इसमें सबसे पहले इस खबर को देख लेते हैं, यानी मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है वहाँ से जो महत्वपूर्ण खबर है उसमें देखें। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी केन बेतवा लिंक परियोजना, इस पर हम विस्तृत चर्चा कल के करंट अफेयर्स में कर चुके हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो केन बेतवा लिंक परियोजना के काम को गति देने के लिए मोहन कैबिनेट ने 24,293 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है। इसके अंतर्गत छतरपुर जिले में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मध्य प्रदेश का जो छतरपुर जिला है वहाँ पर दोधन बांध बनेगा। केन बेतवा नहर लिंक द्वारा केन नदी का अधिशेष जल उत्तर प्रदेश के झांसी के निकट बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। उज्जैन, सागर और जबलपुर में रोपवे बनेगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उज्जैन में, सागर और जबलपुर में रोपवे बनेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के 10 जिलों में 8.11 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता वृद्धि और लगभग 44 लाख आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना के पहले और दूसरे चरण के काम के लिए राशि की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया है। और इसमें देखें इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला। ये पर्वतमाला जो है राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के अंतर्गत है। अंतर्गत उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोपवे बनाया जाएगा। सागर में टिकिटोरिया माता मंदिर से फनिकुलर तक और जबलपुर में एम्पायर स्टेडियम से गुरुद्वारा व सिविक सेंटर से बलदेव बाग तक रोपवे बनाया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें देखते हैं। तो यह है आपका ज्ञानेश और सुखवीर होंगे नए चुनाव आयुक्त। जैसा कि हम जानते हैं कि 25वें जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वे राजीव कुमार जी हैं, जिनकी नियुक्ति 15 मई 2022 में की गई थी। तो यहाँ पर देखते हैं ज्ञानेश और सुखवीर होंगे नए चुनाव आयुक्त। इसमें देखें तो यह आपका है कि यहाँ पर ये दो नौकरशाह हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू। ये जो है दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्त हैं। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले निर्वाचन आयोग ने आयुक्तों के खाली पड़े दोनों पदों पर वरिष्ठ अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू को नियुक्ति कर दी है। और इसमें देखते हैं जो साइंस व टेक से आधारित है, इसमें स्वदेशी तकनीक पर आधारित, यानी स्वदेशी तकनीकी पर आधारित 32 धनुष तोप। इसमें देखें उपलब्धि, बोफोर्स का अपडेट वर्जन है 45 कैलिबर धनुष तोप। इसमें देखते हैं, यानी इंपॉर्टेंट है, साइंस टेक संबंधित महत्वपूर्ण खबर इसमें है। तो इसमें देखिए धनुष के बारे में। तो यह आपका है धनुष तोप से जुड़ी खास बातें देखते हैं। 1 मिनट में 46 किलोग्राम की 3 गोली दागने में सक्षम है। बोफोर्स की मारक क्षमता थी 29 किलोमीटर, धनुष की है 40 किलोमीटर, यानी 11 किलोमीटर एडवांस है। बोफोर्स की अपेक्षा धनुष जो है दूर तक मार करने में सक्षम है, 60 डिग्री सेल्सियस तक राउंड अप करने में सक्षम है, 7 से 10 किलोमीटर तक इसे रिमोट से चलाया जा सकता है। तो यह धनुष तोप है, उसकी विशेषता है। इसमें देखते हैं जबलपुर तोप गाड़ी निर्माणी, यानी जीएसएफ ने, यानी ये जबलपुर में जो है वह तोप गाड़ी निर्माणी जीएसएफ ने पूर्णतः स्वदेशी अत्याधुनिक 155 एमएम धनुष तोप पर इस वित्त वर्ष में तेजी से कार्य करते हुए 32 तोप का उत्पादन पूरा कर लिया। यह बोफोर्स का अपग्रेड वर्जन और 45 कैलिबर के रूप में विकसित की गई है। पहले जीसीएफ ने 24 तोप बनाकर केंद्रीय आयुध भंडार सीओडी के माध्यम से सेना को सौंप चुकी है। इसमें से 18 तोप देश की विभिन्न सीमाओं पर तैनात हैं और 6 सैन्य ट्रेनिंग स्कूल में रखे गए। साथ ही 3 तोप हाल ही में सीडीओ को दी गई, 5 बनकर तैयार हैं जिनका ट्रायल शेष। इसमें से 1 तोप बालासोर या पोखरण लॉन्चिंग पैड के ट्रायल के लिए भेजी जाएगी। शेष 4 का ट्रायल स्थानीय एलपीआर में होगा। विदित होगी चालू वित्त वर्ष में निर्माणी को 32 तोप के उत्पादन का लक्ष्य दिया गया था। कि यह उपलब्धि है। बोफोर्स का अपग्रेड वर्जन है 45 कैलिबर धनुष, स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इसको हमने देखा कि धनुष तोप से जुड़ी बातें जो मुख्य है उसको हमने देखा यहाँ पर। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी इसमें है। मेक इन इंडिया के तहत नौसेना को मिला वज्रंग। इसमें देखते हैं केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत स्थानीय नौसेना को गुरुवार में जो है 14 मार्च 2024 को 25T बोलार्ड पुल बीपी ट्रक वज्रंग मिला। नौसेना के अनुसार ट्रक की मौजूदगी में नौसेना के जहाजों को अग्निशमन सहायता के साथ ही खोज और बचाव अभियान में भी मदद मिलेगी। भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप 3 25T बीपी ट्रक नौकाओं का निर्माण एवं वितरण के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम साफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध किया गया है।
भारत से प्रभावित होकर अमेरिका में टिकटॉक पर नियंत्रण का बिल पारित। इसमें देखें तो 352 मत प्रतिबंध के पक्ष में आए और 65 मत प्रतिबंध के विरोध में आए। इसमें देखते हैं अमेरिका के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में बुधवार को शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित होने पर चीन ने कड़ा ऐतराज जताया। यानी टिकटॉक जो है चीन की कंपनी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि यह निष्पक्ष नहीं, कहा इसमें कोई सच्चाई नहीं कि टिकटॉक अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा है। यानी इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि टिकटॉक अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा। यह कार्रवाई प्रतिस्पर्धा न कर पाने की खींच है। प्रतिनिधि सभा में चर्चा के दौरान अमेरिकी सांसदों ने भारत का हवाला देते हुए कहा कि वह वर्ष 2020 में ही प्रतिबंध लगा चुका है। भारत जो टिकटॉक जो चाइनीज ऐप है उस पर जो है 2020 में प्रतिबंध लगा चुका है और 2024 में अमेरिका भी प्रतिबंध लगा दिया है। अब हम विचार कर रहे हैं टिकटॉक पर प्रतिबंधों की श्रृंखला में यह न्यूनतम प्रयास है। इससे पहले भारत, यूरोपीय यूनियन व कनाडा आदि में इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता वांग वेनलिन ने आरोप लगाया कि अमेरिका का आरोप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों और प्रतिस्पर्धा का सरासर उल्लंघन है। कहा अमेरिका द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे की बात कहना कोई बकवास है। चेतावनी दी कि प्रतिबंध की इस कार्रवाई का अमेरिका पर उल्टा असर हो सकता है। करंट अफेयर्स को देखते हैं, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीपीएससी एग्जाम्स के लिए और संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह खबर अति महत्वपूर्ण है। साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग और अन्य परीक्षाओं के लिए भी यह खबर अति महत्वपूर्ण है। इसमें देखें भारत की प्रति व्यक्ति आय में उछाल को यूएन का सलाम, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का सलाम इसमें करा है। इसमें देखते हैं सबसे पहले तो जानकारी दी गई है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का औसत सर्वश्रेष्ठ है। 12 माह में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में 6.3 की वृद्धि। इसमें देखते हैं 2021 में एक भारतीय की औसत जीवन प्रत्याशा 62.7 वर्ष थी। ठीक एक साल बाद भारतीयों की औसत आयु 5 साल बढ़कर ठीक एक साल बाद जो है यानी 21 है तो 22 में जो 21 में 62.7 वर्ष थी और 22 में यह जो है एक साल बढ़कर के यानी 22 में जो है 67.7 वर्ष हो गई। इतना ही नहीं 2022 में भारतीयों की सकल राष्ट्रीय आमदनी यानी प्रति व्यक्ति आय $6,951 दर्ज की गई। इस लिहाज से एक वर्ष में भारतीयों की औसत आमदनी में 6.3% की बढ़ोतरी हुई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI में भारत के इस प्रदर्शन की सराहना की। मानव विकास सूचकांक में भारत के औसत को सर्वश्रेष्ठ कहा गया। मानव विकास सूचकांक के भारत की रैंकिंग में पिछले साल के मुकाबले एक पायदान का सुधार हुआ। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मानव विकास सूचकांक के भारत की जो रैंकिंग है पिछले साल के मुकाबले जो है एक पायदान का सुधार इसमें देखा गया है। इसमें सुधार किस तरह से देखें तो 2021 में कुल 193 देश हुए हैं। यूएन में जो 193 देश हैं उसमें 2021 में भारत की रैंकिंग 135 थी, जो वर्ष 2022 में 134 हो गई। यानी इसमें एक स्थान का सुधार हुआ है। 2022 में जो रैंकिंग है वह 134 हो गई है और 2021 में जो थी वह 135 थी, 193 देशों में। आगे इसमें देखें तो HDI रिपोर्ट में स्कूली शिक्षा की अपेक्षित वर्षों में वृद्धि प्रति व्यक्ति 12.6 की बात कही गई। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रतिनिधि केटलिन विशेल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में मानव विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 1990 के बाद से जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 9.1 साल बढ़ गई है। स्कूली शिक्षा की अपेक्षित समय में 4.6 साल की बढ़ोतरी प्रति व्यक्ति पूंजी में भी लगभग 287% की वृद्धि दर्ज की गई। 2022 के लिए भारत के HDI स्कोर में एक साल पहले की गिरावट के बाद यह वृद्धि दर्ज की गई है। यह इंपॉर्टेंट है। देखते हैं चित्रकूट विकास प्राधिकरण की होगी स्थापना। इसके बाद इस पर हमने खबर एक महत्वपूर्ण खबर को देखा है तो यहाँ पर पुनः देख लेते हैं। केन बेकवालिंग परियोजना के लिए 24,293 करोड़ मंजूर। छतरपुर में बनेगा दोधन बांध। यानी इस पर एक महत्वपूर्ण खबर को हमने ऊपर ही देख चुके हैं। तो जबलपुर में सिविक सेंटर से बलदेव बाग व एम्पायर से गुरुद्वारा नर्मदा तक बनेगा रोपवे। इस पर पिछली चर्चा हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखा जा सकता है 3 रोपवे की चर्चा जो की गई ऊपर ही यहाँ पर वही चीज दिया गया है। इसमें देखें तो यह लोकसभा के साथ विधानसभा, नगरीय निकाय और पंचायतों के भी हो चुनाव। यानी लोकसभा के साथ विधानसभा, नगरीय निकाय और पंचायतों के भी चुनाव। एक देश एक चुनाव। कोविंद समिति ने राष्ट्रपति को 100 पे 18,626 पृष्ठों की रिपोर्ट इसमें देखते हैं। तो 47 राजनीतिक दलों ने समिति ने परामर्श किया। 32 दलों ने चुनाव को एक साथ कराने का समर्थन किया और 31,588 सुझाव नागरिकों से कमेटी को मिले। 80% ने एक साथ चुनाव का समर्थन किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार में 14 मार्च 2024 को दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक देश एक चुनाव रिपोर्ट सौंपी। इसमें देखते हैं कि इन देशों की चुनावी प्रक्रिया का किया गया अध्ययन। समिति ने दक्षिण अफ्रीका यानी जो समिति थी इसमें दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों में एक साथ होने वाले चुनाव से जुड़ी पूरी प्रक्रिया का अध्ययन किया। समिति का मानना था कि देश की राजनीतिक विशेषताओं को देखते हुए एक समुचित समकालिक चुनाव मॉडल विकसित करना सर्वश्रेष्ठ होगा। इसमें देखते हैं तो एक देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में मोदी सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति को सौंप दी। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री और समिति के सदस्य ये भी थे। यानी केंद्र अध्यक्ष तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे और सदस्य में जो है ये केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह हैं ये भी सदस्य के रूप में थे इसमें। तो इसमें देखते हैं एक देश एक चुनाव को लेकर गठित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली उच्च स्तरीय समिति ने देश में लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने की सिफारिश की है। कमेटी के गठन के 191 दिनों के भीतर दी गई अपनी सिफारिशों में इससे 2 चरणों पूरा करने का सुझाव दिया गया है। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा के चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया गया, जबकि दूसरे चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव के 100 दिन के भीतर ही नगरीय निकाय पंचायत चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया गया है। कोविंद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कमेटी के सभी सदस्यों के साथ जाकर 18,626 पृष्ठों की अपनी विस्तृत रिपोर्ट गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। कोविंद कमेटी ने इसके साथ ही त्रिशंकु सदन अविश्वास प्रस्ताव या फिर ऐसी किसी स्थिति में नए सदन के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराने की सिफारिश तो की है, लेकिन ऐसी स्थिति में नई लोकसभा का कार्यकाल बची अवधि के लिए ही होगा। यानी चुनाव के बाद गठित सरकार यदि 1 वर्ष के बाद किसी कारण से गिर जाए और दूसरा कोई दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो नए सिरे चुनाव हो सकते हैं, लेकिन इस दौरान नए सदन का गठन बाकी बचे 4 वर्षों के लिए ही होगा। मौजूदा व्यवस्था के बीच में चुनाव की नौबत आने के बाद सदन का कार्यकाल फिर 5 वर्ष का हो जाता है। इस कारण ही आजादी के बाद लोकसभा विधानसभाओं के साथ शुरू हुए चुनाव आज अलग अलग वर्षों में हो रहे हैं। कमेटी ने लोकसभा की तरह विधानसभाओं के गठन को लेकर भी अपनी सिफारिशें दी है, जिसमें त्रिशंकु या फिर अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थिति में नए चुनाव हो सकते हैं, लेकिन नई विधानसभा कार्यकाल लोकसभा कार्यकाल के अंत तक ही रहेगा। कमेटी ने इसके लिए संविधान के अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हो जाता है, संविधान के अनुच्छेद 83 संसद की अवधि और अनुच्छेद 171 राज्य विधानसभाओं की अवधि जरूरी संशोधन की सिफारिश की। कमेटी ने मतदाताओं की पहचान के लिए देश में एक वोटर लिस्ट बनाने की सिफारिश की। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 325 यानी 3 संविधान के जो अनुच्छेद देंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से अनुच्छेद 325 में भी संशोधन करने को कहा, जरूरी संशोधन करने को कहा। और इसमें देखते हैं तो ये आपका है, यानी इसको हम देख चुके हैं, ज्ञानेश और सुखबीर के नए चुनाव आयुक्त। इस पर हमने देखा कि यह नए चुनाव आयुक्त है। पुनः इसको थोड़ी जानकारी को ऐड कर लेते हैं। तो यह है लोकसभा चुनाव ठीक पहले निर्वाचन आयोग ने आयुक्तों को खाली दोनों पदों के लिए वरिष्ठ नौकरशाह जो है सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार की तैनाती दे दी। पीएम के वाई वाली चयन समिति ने गुरुवार यानी 14 मार्च 2024 को इनकी नियुक्ति की मंजूरी दी। हालांकि चयन समिति में शामिल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसकी नियुक्ति पर असहमति दर्ज कराई। आयोग में दोनों ही पद हाल ही में अरुण गोयल के इस्तीफे और अनूप चंद्र पांडे के 14 फरवरी को शामिल होने के बाद खाली हो गए थे। माना जा रहा था कि दोनों ही नए चुनाव आयुक्त शुक्रवार यानी आज यानी 15 मार्च 2024 को अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की इस कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता के तौर पर अधीर रंजन चौधरी और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल थे। ज्ञानेश कुमार मूलतः केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं जो सेवानिवृत्ति होने से पहले केंद्र सरकार में सचिव थे। वहीं सुखबीर सिंह संधू मूलतः झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें कवर करते हैं तो मुंबई 42वीं बार बना रणजी चैंपियन। इसमें देखते हैं तो फाइनल में विदर्भ को 169 रन से किया पराजित। मुंबई की टीम ने खत्म किया 8 साल का खिताबी जो सूखा था। इसमें देखते हैं कि किसने कितनी बार जीता है रणजी ट्रॉफी को। तो इसमें देखें सर्वाधिक बार मुंबई जो है 42 बार जीता है और कर्नाटक दूसरे स्थान पर 8 बार, दिल्ली 7 बार, बड़ौदा 5 बार, होलकर जो है 2 बार, होलकर जो 4 बार और 2 बार जो जीते हैं उसमें सौराष्ट्र, विदर्भ, बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, राजस्थान, हैदराबाद, महाराष्ट्र और रेलवे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भी 1 बार जीता है, यानी 1 बार जीतने वाले में यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, नवानगर है, मध्य प्रदेश और वेस्टर्न इंडिया है। और इसमें देखें जो संक्षिप्त स्कोर इस प्रकार से रहा। मुंबई जो है पहली पारी में 224 और दूसरी पारी में 418, विदर्भ पहली पारी में 105 और दूसरी पारी में 348। देखते हैं इसमें पुनः रणजी ट्रॉफी की सबसे सफल टीम मुंबई ने 8 वर्षों का सूखा खत्म करते हुए गुरुवार यानी 14 मार्च 2024 को विदर्भ को 169 से हराकर रिकॉर्ड 42वीं बार रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। टूर्नामेंट के इतिहास में 90 में से 48वीं बार मुंबई की टीम फाइनल में पहुंची है, यानी 48 बार में 42 बार जीती है, 6 बार हार चुकी है। वानखेड़े स्टेडियम पर खेले गए फाइनल का नतीजा लगभग उसी समय तय हो गया था जब विदर्भ को 538 रन का असंभव सा लक्ष्य मिला था। इससे पहले मुंबई की अंतिम बार रणजी ट्रॉफी खिताब 2015-16 सत्र में आया था। विदर्भ के कप्तान अक्षय वाडकर 102 और हर्ष दुबे 65 ने हालांकि पूरे सत्र में मुंबई के गेंदबाजों को परेशान किया। विदर्भ के 5 विकेट पर 248 रन से आगे खेलना शुरू किया और उसे 290 रन और चाहिए थे। विदर्भ की टीम 368 रन पर आउट हो गई। वाडकर ने इस साल अपना शतक जड़ने के साथ ही सत्र में 600 रन का आंकड़ा भी पार किया। वहीं दुबे ने प्रथम श्रेणी करियर में दूसरा अर्धशतक जमाया। दोनों ने 194 मिनट और 255 गेंदें चल निभाई। दूसरे सत्र का शुरू होने से कुछ देर बाद ही वाडकर को तनुष कोटियान ने आउट किया। कोटियान ने 55 रन देकर 4 विकेट चटकाए। ये साझेदारी टूटने के बाद विदर्भ की हार लगभग तय हो गई। तुषार देशपांडे ने 60 विकेट पर दुबे को आउट किया। देशपांडे ने आदित्य सरकटे को पहले भेजा। कोटियान ने एस ठाकुर को 14 विकेट लिया। वहीं अपने करियर का अंतिम मैच खेल रहे धवन कोटकर्णी ने उमेश यादव को विकेट विदर्भ की पारी का पटाक्षेप किया। विदर्भ का एक तीसरा फाइनल था। इससे पहले उसने 2 बार फाइनल में जगह बनाई और दोनों बार ट्रॉफी जीती थी। कहते हैं पेटीएम की UPI सेवा जारी रहेगी। थर्ड पार्टी लाइसेंस मिला। इसमें देखते हैं डिजिटल पेमेंट, इसमें देखें डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI की ओर से मल्टी बैंक मॉडल के तहत थर्ड पार्टी ऐप का लाइसेंस मिल गया है। NPCI ने गुरुवार यानी 14 मार्च 2024 को बताया कि एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, SBI और S बैंक पेटीएम के लिए पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर यानी PSC के तौर पर काम करेंगे। और इसमें देखें तो यह इसके अलावा यस बैंक पेटीएम में मौजूदा और नए UPI मर्चेंट के लिए मर्चेंट अधिग्रहण बैंक के तौर पर काम करेगा। यानी इसमें कौन सा बैंक काम करेगा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो यस बैंक है। NPCI ने कहा कि अब पेटीएम मौजूदा यूजर और मर्चेंट बिना किसी बाधा के UPI लेनदेन और ऑटो पे सेवा जारी रख सकते हैं। पेटीएम की पेरेंट्स कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड को सभी मौजूदा UPI हैंडल खाते नए PSC बैंक के पास जल्द हस्तांतरित करने के लिए कहा गया है। बता दें कि RBI ने पेटीएम की बैंकिंग शाखा पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च के बाद खातों पेटीएम वॉलेट फास्टैग में किसी प्रकार की जमा स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया है। और इसमें देखें तो
PPBL में 20% कर्मचारी हटाएगी पेटीएम, यानी इसमें देखें डिजिटल भुगतान कंपनी पेटीएम अपनी बैंकिंग इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यानी PPBL में 20% कर्मचारी छटनी करने जा रही है। माना जा रहा है कि RBI द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कामकाज पर 15 मार्च के बाद रोक लगाने के चलते उसने यह कदम उठाया। दिसंबर 2023 तक पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 2275 कर्मचारी थे। PPBS में पेटीएम की 49% हिस्सेदारी है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन देश के लिए आदर्श बना मध्य प्रदेश। इसमें देखें तैयार हैं हम। प्रदेश में 3 वर्ष में 1.25 करोड़ लोगों की जांच का लक्ष्य। 2047 तक बीमारी मिटाने की है प्रधानमंत्री की घोषणा। यानी भारत से जो सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलन करना 2047 यानी भारत की आजादी की 100वीं वर्षगांठ, यानी जब भारत अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा उस दौरान जो सिकल सेल एनीमिया का जो है अपने देश यानी भारत से उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें देखें भावी पीढ़ी की वकायत देखें वर्ष 2047 तक उन्मूलन की तैयारी या रणनीति इसमें बनाई गई है। अभी तक प्रदेश में यह हुआ है, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है और यह इसमें जानकारी है। इसमें देखें तो मूल रूप से आदिवासियों में पाई जाने वाली सिकल सेल एनीमिया बीमारी के उन्मूलन कार्यक्रम मध्य प्रदेश कई मामलों में देश के लिए आदर्श बन गया है। तो ये इंपॉर्टेंट इसमें है। देख लेते हैं मतदाता पहचान पत्र। जैसा कि जानते हैं कि 2024 जो है ये आम चुनाव जो है वह 19वें लोकसभा चुनाव का जो है यह साल है 2024। इसमें 19वें लोकसभा का गठन किया जाएगा। तो ऐसे बना था आपका मतदाता पहचान पत्र इसमें जो है इसको देख लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी ग्रुप में इसको ऐड करते हैं। तो आज लगभग सबके पास मतदाता पहचान पत्र ये मतदान के अलावा दूसरी जगहों पर पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ के तौर पर काम आता है। चुनाव में फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत 1993 में हुई थी, लेकिन इसे जारी करने का सुझाव पहली बार 1957 में दिया गया था। ये अलग बात है कि कई तरह की मुश्किलों और भारी खर्च के कारण इसे मतदाताओं को पहुंचने में 3 दशक से अधिक का समय लगा। यानी 25 लाख खर्च आया था सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र में पहचान पत्र जारी करने के प्रोजेक्ट पर। 2.13 लाख मतदाताओं की फोटो ही ली जा सकी थी। कलकत्ता के दक्षिण पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र में 1993 में चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत की थी। तो ये सारी जानकारी इसमें जो हमने देखा यह लिखा गया इसमें। और इसमें देख लेते हैं कुछ अधिक जानकारी। मतदाता पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन कब आया था? चुनाव आयोग 2021 में मतदाता पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन यानी EPIC लॉन्च किया। ये मतदाता पहचान पत्र का सुरक्षित PDF वर्जन है, इसे संपादित नहीं किया जा सकता। इसे मोबाइल पर डाउनलोड करके स्टोर कर सकते हैं। यानी हाल ही का मतलब मार्च 2024 में अहमदाबाद में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को शामिल किए जाने के बाद अब पूरे भारत में कुल 102 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जो देश की 250 से अधिक जिलों को कवर कर रही हैं। वंदे भारत तक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड स्वचालित ट्रेन देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को फरवरी 2019 में नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी मार्ग पर PM नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। यानी देखिए वर्तमान में कितनी वंदे भारत चल रही है। 102 सबसे पहले जो 2019 में चलाई गई थी, यह नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी मार्ग पर चलाई गई थी। इसका उद्घाटन PM मोदी ने किया था। इसके बाद देखें तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। इस समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में किया गया था। इस पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई में 8 मेंबर की कमेटी, यानी इसमें इंपॉर्टेंट है 8 मेंबर की कमेटी थी और इसका गठन 2 सितंबर 2023 से किया गया था। रिपोर्ट तैयार की इस समिति में पूर्व राष्ट्रपति के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद भी शामिल थे। और इसमें देखते हैं, हालांकि इसको हम पहले कवर कर चुके हैं। इसमें देखें लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व नौकर शाहों, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को नए चुनाव आयुक्त के तौर पर चुना गया है। बता दें कि PM मोदी के नेतृत्व वाली समिति नाम पर मुहर लगाई है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निर्वाचन आयोग सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य में देखें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में महतारी बंधन योजना शुरू की है। ये छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है, लेकिन इसका जो उद्घाटन किया था यानी इसकी जो शुरुआत की थी PM मोदी ने वाराणसी में महतारी बंधन योजना की शुरुआत की घोषणा की थी। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में महतारी बंधन योजना शुरू की है। इस बहुचर्चित स्कीम महिलाओं के लिए शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आगे इसमें देखते हैं तो अनुराग ठाकुर के बारे में देखें। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने प्रसार भारती की समाचार साझाकरण सेवा यानी ये जो है प्रसार भारती की समाचार साझाकरण सेवा PB शब्द को लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म को मीडिया परिदृश्य से ग्राहक को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो और अन्य फॉर्मेट में दैनिक समाचार फीड प्रदान करने हैं। यानी यूपी स्पेशल संबंधित है। अमेठी के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। जाने अब क्या कहलाएंगे नाम, इसको देख लेते हैं। सिंहपुर रेलवे स्टेशन हाल्ट का नाम अब जायज सिटी स्टेशन हो गया। वहीं जायज रेलवे स्टेशन को अब गुरु गोरखनाथ धाम स्टेशन के नाम जाना जाएगा। बनी रेलवे स्टेशन का नया नाम स्वामी परमहंस स्टेशन रखा गया है। मिसरौली रेलवे स्टेशन को अब मां कालिका धाम स्टेशन के नाम जाना जाएगा। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम जो बदल करके महाराजा बिजलीपासी स्टेशन किया गया है। अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम मां अपूर्वा भवानी धाम स्टेशन किया गया है। नागरिक संहिता यानी UCC अब कानून बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार में 13 मार्च 2024 को इसे मंजूरी दी। UCC विधेयक को पिछले महीने उत्तराखंड विधानसभा में बहुमत से पारित किया गया था। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड UCC लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। इंपॉर्टेंट है, UCC लागू करने वाला जो पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। इस विधेयक को मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में पेश किया था, जिसके बाद यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष की भी तीखी बहस हुई थी। अब इसमें देखते हैं कानून लागू होने से क्या बदलेगा। इसमें उत्तराखंड के UCC कानून में बेटा और बेटी दोनों की संपत्ति में समान अधिकार दिए गए हैं। नाजायज संतान को भी संपत्ति में समान अधिकार दिया गया है। इसमें बहुविवाह पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया और हलाला और इद्दत जैसी इस्लामी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान भी है। कानून में लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण भी अनिवार्य किया गया है और ऐसा न करने पर जेल का प्रावधान है। सभी धर्मों में समान रहेगी।
यानी तलाक की प्रक्रिया सभी धर्मों में समान रहेगी। आगे इसमें देखते हैं तो 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था ऐतिहासिक फैसला, यानी इसमें देखें 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट यानी 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था ऐतिहासिक फैसला। इसमें देखें तो 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया था, यानी 15 फरवरी को असंवैधानिक करार दिया गया। इसको प्रथम जो किया गया था, यानी इसको चुनावी बॉन्ड योजना जो बनाई गई थी, यह 2016 में बनाई गई थी और 2017 से इसको जो है इस पर यानी जो चुनावी बॉन्ड योजना को लागू कर दिया गया था। तो इसमें देखें कोर्ट ने कहा था कि ये सूचना के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद, सूचना का अधिकार जो है वह और संविधान के अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 19 सवा आर्टिकल 1 का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने एसबीआई को इससे संबंधित डाटा इलेक्शन कमीशन को सौंपने कहा था। इलेक्शन कमीशन को ये डाटा 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना है। यानी आज 15 मार्च 2024 की महत्वपूर्ण खबर को इसमें देखें तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 13 सदस्य निर्विरोध चुने गए, बीजेपी के 7 तो सपा के 3 सदस्य इसमें चुने गए। प्रदेश विधानसभा परिषद से बड़ी खबर सामने आ रही, सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। जीत ये उम्मीदवार देख सकते हैं, ये उम्मीदवार इसमें है, इनको जीत मिली है। इसमें देखें तो बीजेपी से 7 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए, सपा से 3 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए, सुभाषपा अपना दल सोनेलाल और राष्ट्रीय लोकदल के भी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। विधान परिषद चूंकि जानते हैं कि भारत के 6 राज्यों में जो विधान परिषद की व्यवस्था है उसमें उत्तर भारत से देखें तो उत्तर प्रदेश है और बिहार है। बिहार में भी जो है वह इसी दौरान विधान परिषद के चुनाव कराए गए और वहाँ पे जो वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्होंने भी विधानसभा में जीत हासिल की है। तो 13 सदस्यों का जो है निर्विरोध निर्वाचन हुआ उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर भारत से 2 यानी यूपी और बिहार है, और पश्चिमी भारत से देखें तो इसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक है, और पूर्वी भारत का मतलब ये हुआ कि पूर्वी घाट के राज्यों में देखें तो वह आपका जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। और पश्चिमी घाट के राज्यों में देखें तो महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है वहाँ पर जो है आपका द्विसदनीय व्यवस्था है। मिलाकर भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान है वर्तमान में। और यह जो संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 169 में जो है द्विसदनीय सदन की व्यवस्था की गई और इसी के अंतर्गत गठन भी किया जाता है, यानी द्विसदनीय व्यवस्था का गठन भी 169 के अंतर्गत किया जाता है और 169 के अंतर्गत उसका विघटन भी किया जाता है इसी अनुच्छेद के तहत। तो यह 14 मार्च जो है 14 मार्च 2024 को वर्ल्ड किडनी डे, यानी 14 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है, जिसकी थीम देखें तो थीम थी किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, ये थीम रखी गई थी। और यह ध्यान देना 14 मार्च को जो है विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। सरकार ने विश्व किडनी दिवस से बताया किडनी को स्वस्थ रखने के तरीके, तो यह इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है। इसका थीम याद रखना और डेट याद रखना कभी मनाया जाता है। अगली इसमें खबर कवर करते हैं तो धरती को लौटने के दौरान स्पेस एक्स के स्टारशिप रॉकेट से टूटा संपर्क, इसमें देखते हैं तो यह खबर है स्पेस एक्स द्वारा गुरुवार में 14 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया दुनिया के सबसे बड़े व शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप, यानी स्टारशिप क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। सब वैज्ञानिकों को संपर्क टूट गया धरती को लौटते समय रॉकेट से संपर्क टूट के इसके बाद इसके जलकर नष्ट होने की आशंका जताई जा रही है। स्पेस एक्स के अनुसार यह रॉकेट 234 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा था। अगली महत्वपूर्ण खबर को इसमें कवर करते हैं तो 50 वर्षों में सबसे लंबी अवधि का होगा 8 अप्रैल को दिखने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण। इसमें देखें 8 अप्रैल 2024 को पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। नासा के मुताबिक यह ग्रहण मैक्सिको में दिखना शुरू होगा और अमेरिका में टेक्सास, ओक्लाहोमा, ओहायो, न्यूयॉर्क को अन्य स्थानों पर, जबकि कनाडा में दक्षिणी ऑन्टेरियो, क्यूबेक को अन्य जगह दिखाई देगा। इस सूर्य ग्रहण के 7.5 मिनट तक दिखने को उम्मीद है और 50 वर्षों में सबसे लंबी अवधि का पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। तो कुछ अपडेट कर लेते हैं। अभी हमने पूर्व में बताया कि इसकी जो शुरुआत 2016 में की गई थी और 17 में इसका जो हुआ था, तो इसमें संशोधन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की शुरुआत भारत में साल 2017 में की गई थी, जिसे जनवरी 2018 से कानूनी रूप लागू कर दिया। तो इसके तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को पैसे देने के लिए बॉन्ड जारी करने का अधिकार मिला था। किन पार्टियों को मिला था इसके अलावा इसमें देखें तो इसके तहत भारतीय स्टेट बैंक से कोई भी जो व्यक्ति था वो 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपये, यह धनराशि इंपॉर्टेंट है, यानी 10 गुणज में के रूप में, यानी 1000 में 10 गुणा करके बनाकर 10,000, 10,000 में 10 गुणा करके 1 लाख, 1 लाख में 10 गुणा करके 10 लाख और 10 लाख में गुणा करके 1 करोड़, यानी जो ये था 10 के गुणज के रूप में इसका मूल्य था। किसी भी मूल्य के बॉन्ड खरीद सकता था। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से केवल उन्हीं पार्टियों को फंडिंग की जा सकती है जिन्हें लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट मिला होता था। तो यह जो है भारत के वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल या जिसको महान्यायवादी कहते हैं, तो आर वेंकट रमणी जी हैं, यह ध्यान देना है। यह है यूपीआई सेवा, इसमें जो भारत की यूपीआई सेवा की जानकारी इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। भीम ऐप के माध्यम से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से लेनदेन की सुविधा प्रदान करने वाला भूटान भारत के अलावा पहला देश बना था। यानी भूटान जो है इस पर आधारित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो यूपीआई सिस्टम से भुगतान स्वीकार करने वाले देशों की स्थिति इस प्रकार देखें तो सबसे पहले जो स्वीकार किया था वो भूटान 2021 में मलेशिया ने, फिर इसके बाद देखें 2022 में संयुक्त अरब अमीरात, 2023 में सिंगापुर, 2023 में ओमान, 2023 में कतर, 2023 में रूस और 2024 में फ्रांस और 2024 में श्रीलंका और 2024 में मॉरिशस। यूनाइटेड किंगडम बातचीत जारी है, नेपाल भी बातचीत जारी है, ध्यान देना इसमें। पीसीआई ने साल 2016 में यूपीआई सेवाओं को लॉन्च किया था। यानी यूपीआई सिस्टम एक ही मोबाइल एप्लीकेशन आधारित सिस्टम है जो बैंक अकाउंट से पेमेंट की सुविधा प्रदान करता है। ये आरबीआई और आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा शासित है। और इसमें देखते हैं कोविड महामारी के दौरान भारत में बड़े पैमाने पर लोकप्रिय हुआ था। 380 मिलियन से अधिक यूजर्स के साथ यूपीआई ने साल 2022 में यानी डॉलर में देखते हैं 1.53 ट्रिलियन डॉलर की राशि के 74 बिलियन लेनदेन दर्ज किए थे। यूपीआई लेनदेन के मामले में फोन पे सबसे आगे, इसके बाद क्रमशः गूगल पे और पेटीएम का नंबर आता है। आगे इसमें कवर करते हैं तो अब तक भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 1 लाख करोड़ रुपए है।
यह देश का सबसे लंबा और व्यस्तम एक्सप्रेसवे होगा। इसकी लंबाई 1350 किलोमीटर। पिछले साल जनवरी में पीएम मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, यानी जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, और इस एक्सप्रेस में 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लालसेट ब्लॉक का उद्घाटन किया था। इसमें 246 किलोमीटर का उद्घाटन हो चुका है। तो इसमें देखें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मार्ग NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसका रखरखाव भी NHAI द्वारा किया जा रहा है। 24 घंटे का सफर से 12 घंटे में होगा। यानी इस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के पूरे हो जाने के बाद दिल्ली से मुंबई का सफर और आसान हो जाएगा। अभी मुंबई से दिल्ली जाने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से शुरू हो जाने के बाद यह समय सीधे करके 12 घंटे का हो जाएगा। साथ ही इस एक्सप्रेसवे शुरू हो जाने के बाद बड़े शहरों की रोड कनेक्टिविटी में काफी सुधार हो जाएगा। इसमें हाईलाइट के रूप में दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। इसकी कुल लंबाई 1350 किलोमीटर। एक्सप्रेसवे देश के प्रमुख शहरों, इसमें शहरों देखें तो कोटा जो राजस्थान, इंदौर मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान, भोपाल, बड़ौदा और सूरत को कनेक्ट कर रहा है। इस पूरे एक्सप्रेसवे पर 30 लेन टोल प्लाजा बनाए जा रहे हैं, जिसमें गुजरते समय गाड़ियों का वेट टाइम है 10 सेकंड से भी कम का है। इस एक्सप्रेसवे यात्रियों की सुविधाओं के लिए कार पार्किंग, फ्यूल पंप, रेस्टोरेंट सर्विस एरिया, टॉयलेट, चिल्ड्रेन प्ले एरिया आदि का व्यवस्था की जा रही है। भारत का पहला एक्सप्रेसवे इसमें 250 किलोमीटर वन्यजीव क्रॉसिंग होगी। इस प्रोजेक्ट को 52 पैकेजों में विभाजित किया गया है, जिसकी लंबाई 8 किलोमीटर से 46 किलोमीटर तक है। यह एक्सप्रेसवे 93 PM गति शक्ति आर्थिक नोड्स, 13 बंदरगाहों, 8 प्रमुख हवाई अड्डों और 8 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। साथ ही आगामी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को भी कनेक्ट करेगा। इसे 8 लेन तक के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे यातायात के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। करेगा ये एक्सप्रेसवे कुल 6 राज्यों से होकर निकल रहा है। इन राज्यों में देखें तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र शामिल हैं। यह एक्सप्रेसवे गुड़गांव से शुरू होगा। कहाँ शुरू होगा इंपॉर्टेंट है, गुड़गांव शुरू होगा, और राजस्थान में जयपुर और सवाई माधोपुर, मध्य प्रदेश में रतलाम और गुजरात में बड़ौदा से होकर मुंबई तक जाएगा। राज्यवार एक्सप्रेसवे की लंबाई देखें तो दिल्ली NCR में 12 किलोमीटर सबसे कम इसी में है। फिर हरियाणा में 126, राजस्थान में 373, मध्य प्रदेश में 244, गुजरात में सर्वाधिक है 426 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 171 किलोमीटर है इस एक्सप्रेसवे की लंबाई। टॉप सोलर सिस्टम को मिलेगा बढ़ावा। इसमें देखें तो रूफ टॉप सोलर सिस्टम को देश में बढ़ावा देने के उद्देश्य सरकार ने पहले ही PM सूर्योदय जैसी योजना को उठाकर चुकी है। रूफ टॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य सरकार शहरी स्थानीय निकाय पंचायतों को भी अपने अधिकार क्षेत्र में प्रोत्साहित किया गया है। योजना का लॉन्च करते हुए PM मोदी ने कहा कि इस योजना से अधिक आय, कम बिजली बिल और लोगों के लिए रोजगार सृजन होगा। इसके बाद एडा कमेंट वगैरह बताए जा रहे हैं इसमें, और 300 यूनिट बिजली मुक्त होगी इसमें, यह दिखाया गया इसमें। और ये देखें इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है कि सोलर पैनल लगवाने की योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अंतरिम बजट में की थी, जो अभी 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया गया। चूंकि चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में पूर्ण बजट नहीं पेश किया जाता है, अंतरिम बजट पेश किया जाता है 2-4 महीने के लिए, यानी 4-5 महीने के लिए बजट पेश किया जाता है, उसको अंतरिम बजट कहते हैं। तो इस बजट में ही इस योजना की घोषणा की गई है। सोलर सिस्टम को मिलेगा बढ़ावा, ये इसमें दिखाया गया है। इस स्पेशल संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इसमें देखें। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी ग्राम पंचायत की बात करें तो ये गाजियाबाद जिले में मौजूद है, यानी गाजियाबाद जिले में उत्तर प्रदेश 75 जिले हैं, तो उसमें देखें तो सबसे बड़ी जो ग्राम पंचायत है वो गाजियाबाद जिले में है, जो कि डासना ग्राम पंचायत है। डासना ग्राम पंचायत 9 गाँव को जोड़कर एक ग्राम पंचायत बनी। इसमें देखो तो इंदरगढ़ी, भूड़गढ़ी, राजीव कॉलोनी, कल्लूगढ़ी, मयूर विहार, उस्मानगढ़ी, गुर्जरगढ़ी, कुड़ियागढ़ी और जेल कॉलोनी शामिल है। यानी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कहाँ है तो गाजियाबाद जिले में, और डासना ग्राम पंचायत है। इसमें कुल 9 जिले शामिल हैं। ग्राम पंचायत है यहाँ पर इस पर विचार कर लेते हैं। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायत है। अब हम जान लेते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायत मौजूद है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 57,691 ग्राम पंचायत मौजूद है। इसके साथ ही यहाँ 56,642 पंचायत भवन भी निर्मित है। सबसे बड़ा जिला तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़े जिले की बात करें तो यह लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी जो सबसे बड़ा जिला है, और दूसरा सबसे बड़ा जिला देखें तो सोनभद्र है। प्रदेश का यह जिला 7680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। यह प्रसिद्ध मेढक मंदिर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो प्रसिद्ध मेढक मंदिर कहाँ पर है तो यह लखीमपुर खीरी में ही है मौजूद, जो अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। और यह जो है प्रदेश का सबसे बड़ा जो मंडल लखनऊ मंडल है उसमें स्थित यह जिला लखीमपुर खीरी है। यानी देखें, यानी कहने खास सेवा के प्रदेश में कुल मिलाकर 18 मंडल हैं। 18 मंडल में सबसे बड़ा मंडल जो है वो लखनऊ मंडल है। लखनऊ मंडल में ही स्थित लखीमपुर खीरी है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, और यहीं पर मेढक मंदिर स्थित है। अब सवाल है कि लखनऊ मंडल में कितने जिले हैं। तो देखें तो ये सबसे बड़ा मंडल है। इसमें देखें तो कुल 6 जिले आते हैं, जिसमें लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी शामिल हैं। लखनऊ मंडल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है, लखनऊ मंडल में प्रदेश का सबसे बड़ा जिला को हमने देखा तो लखीमपुर खीरी है। और उत्तर प्रदेश सबसे बड़े मंडल की बात करें तो ये लखनऊ मंडल है। ये प्रदेश का यह मंडल क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा मंडल है। तो अब हम जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी तहसील किस जिले में मौजूद है। तो आपको बता दें तहसील प्रदेश की झांसी जिले में मौजूद है। प्रदेश का जो झांसी जिला है उसमें सबसे बड़ी तहसील है प्रदेश की। तो अभी हमने देखा कि जो सबसे बड़ी तहसील कहाँ है वो झांसी जिले में है। और कुल तहसील के प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या की बात करें तो ये 351 तहसीलें हैं। कुल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं और 17 नगर निगम है। इसमें देखें तो कुल तहसीलों की संख्या 351 है, और सबसे बड़ी तहसील देखें तो झांसी में है। तो ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी तहसील
मऊ रानीपुर है जो कि झांसी जिले में, यह झांसी शहर से 65 किलोमीटर दूर है। आपको भी बता दें कि उत्तर प्रदेश की तहसील देश की इंपॉर्टेंट है, देश की सबसे बड़ी तहसील है। यानी मऊ रानीपुर जो झांसी में स्थित है, झांसी जिले में स्थित है, यह देश की सबसे बड़ी तहसील है जो उत्तर प्रदेश की तो स्वाभाविक रूप से बड़ी तहसील हो जाएगी। इंटरफेयर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।